अभी आवाज एकदम आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज आप मुझे देखिए से लग रहा आलस से भरा पड़ा हूं, और बिल्कुल आज मुझे बहुत आलस है, यानी ऐसा मन कर रहा है कि बस अभी जाऊं और सो जाऊं। इस मेंटेलिटी से आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लास्ट में आपको रिमार्किंग करनी है कि सर मजा आया कि नहीं, यानी आपको सिखाने जा रहा हूं आलस हो तो भी हमें कैसे अपना काम परफेक्शन के साथ करना चाहिए। तो आज हम लोग जिस पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, और उसका टाइटल है इंडिया एज अ ब्रिज, यानी भारत एक पुल की तरह है। पुल यानी ये हो गया पुल, एक तरफ हो गए नॉर्थ के देश यानी डेवलप्ड कंट्री, एक तरफ साउथ के देश यानी जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो कैसे भारत यानी यहां पर है इंडिया। आज हम इस विषय पर एक एडिटोरियल है, आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। उत्तर और दक्षिण यानी दक्षिण के देश, जिन्हें आप मैप में देखेंगे तो जो साउदर्न के देश हैं वह सभी देश विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, और उत्तर के देश हैं जो विकसित देश हैं मैप को अगर आप देखेंगे तो। और उसी के बारे में भारत कैसे ग्लोबल साउथ का लीडर बेहतर ढंग से बन करके और ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, हम लोग कई बार इस विषय पर पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं अपना आलस्य भगाने के लिए और आपको अपने आलस्य से दूर करने के लिए एक कविता मैंने इस टॉपिक पर बनाई है। तो सबसे पहले इस कविता के द्वारा इस एडिटोरियल में क्या है वो आपके सामने रखूं। उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु, यानी कविता का टाइटल है। सुनिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सुनते समय ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि केवल कविता नहीं है, जीएस पेपर 2 यानी आईआर, यह टॉपिक अभी तक आया नहीं है, कभी भी ये पूछा जा सकता है, मेरी तरफ से आउट है। यानी बहुत टाइम से ये स्वाभाविक रूप से एडिटोरियल में आता रहा है, लेकिन अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, इस प्रकार का जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से सभी विषयों के साथ जुड़ा है। यानी अगर हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनते हैं, ग्लोबल साउथ के हितों का संरक्षण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम इकोनॉमी को भी बड़ा कर पाएंगे, हम इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करने में एक मेजर रोल प्ले कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं, ये तो आएगा ही आएगा। कोई भी विषय याद रखिएगा ऐसे के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, और वह किसी भी प्रकार की घटना से संबंधित हो तब भी, यानी कोई भी हो, उसको मैं बेहतर ढंग से इंटरलिंक कर ही देता हूं। तो हम ए से पढ़ेंगे बहुत से, जैसे एक आप देखेंगे यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, एक नई विश्व व्यवस्था, अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, अगर आपने देखा हो, ठीक है, या आपसे पूछ ले यूपीएससी की 2050 के आपके विश्व की परिकल्पना, यानी आप कैसे विश्व की परिकल्पना करते हैं, तो स्वाभाविक है हम भारतीय हैं, तो हम भारत के लिहाज से ही किसी भी विश्व की कल्पना करेंगे, सिंपल सी बात है। और प्रीलिम्स के लिए हम लोग कई चीजें यहां पर पढ़ेंगे, बट इस पर एक कविता मैंने बनाई है, उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु। क्या है? उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु। और इस कविता के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो अन्य विषयों पर भी एक कविता के द्वारा हम लोग अपनी समझ बनाएंगे, ठीक है। वैश्विक उत्तर वैश्विक दक्षिण, दो ध्रुवों की एक कहानी। पकड़िएगा, वैश्विक उत्तर वैश्विक दक्षिण, दो ध्रुवों की एक कहानी, भारत बना सेतु, नई दिशा की जानी पहचानी, नई दिशा की जानी पहचानी। यानी वैश्विक उत्तर वैश्विक दक्षिण, दो ध्रुवों की एक कहानी, भारत बना सेतु, नई दिशा की जानी पहचानी, गुट निरपेक्षता का वो पुराना दौर, या हम ऐसे कहें गुट निरपेक्ष। यानी इसमें जिन जिन विषयों की चर्चा है, कैसे हम लीडर बने, साउथ को हम कैसे लीडरशिप दे रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी ये हम नैम के द्वारा भी दे चुके हैं। तो गुट निरपेक्षता का वो दौर पुराना, अब बहुपक्षीय संबंध निभाना, G20 में अफ्रीका की आवाज उठाई, संयुक्त राष्ट्र सुधार की अलख जगाई, हरित ऊर्जा में दीप जलाया, सौर गठबंधन से मार्ग दिखाया, यूपीआई आधार की मिसाल बनाई, विश्व को डिजिटल राह सिखाई, न ऋण जाल न दबाव का खेल, चाइना के ऊपर कमेंट है, न ऋण जाल न दबाव का खेल,
विकास सहयोग बना लक्ष्य निष्कल। आईटीईसी से ज्ञान बहाया, गरीब देशों का हाथ बढ़ाया, कहीं चीन का जाल बिछा तो भारत ने व्यापार सेतु रचा। आसियान अफ्रीका से रिश्ते गहरे, बने साझेदार न बने बहरे। क्वाड में शक्ति, नीति में संतुलन, इंडो पैसिफिक में बड़ा हस्तक्षेप, पश्चिम दक्षिण के मध्य बने नेता, संवाद सेतु प्रगति की रेखा। अब वक्त नहीं बस बोलने का, सुनकर सीखकर बढ़ने का, भारत बने पथ प्रदर्शक नया, सपनों को दे आकार नया। उत्तर दक्षिण का अंतर घटाए, एक समावेशी विश्व बनाए, भारत की यह नई कहानी बने सेतु निभाए जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये विषय आपके सामने यानी उत्तर और दक्षिण के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। ये जो कविताएं मैं कहता हूं आपको प्रेरित करने के लिए, जैसे आप निबंध जब लिखते हैं 125 नंबर का 125, यानी आप सोचिए तो कम से कम अगर ये कुछ बातें भी आपके दिमाग में हैं, आप पढ़ते पढ़ते स्वयं भी कुछ पंक्तियां अगर सृजित कर पाने की क्षमता रखेंगे, तो जो नए नए विषय निबंध के आते हैं, अब आपको शुरू करना नहीं आ रहा, कैसे इसको स्टार्ट करें, तो कम से कम आप कहेंगे यार चलो एक कविता से स्टार्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। और कविता कोई भी बना सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे बजट में। आज हम बड़ी अच्छी चीज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो संभवतः ना मैंने कभी पढ़ाया और क्यों नहीं पढ़ाया मुझे खुद भी ताज्जुब है। मेरे बच्चे, गवर्नेंस किसी भी देश के लिए आधारभूत होता है। उस गवर्नेंस के लिए यानी न्याय के लिए, पुलिस के लिए कितना पैसा बजट में दिया गया है, यानी गवर्नेंस के जितने भी पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, 1 2 3 4, जिसमें मैंने 1 2 का नाम लिया, उनके लिए बजट में क्या पर्याप्त आवंटन है। तो बजट और गुड गवर्नेंस का संबंध सिखाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है सरकारी बजट में गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस एक ऐसा पिलर है जिस पिलर पर चढ़ करके आपकी जीडीपी भी आगे बढ़ती है। स्वाभाविक है, जहां शांति होगी, जहां पर कानून का शासन होगा, जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, वही डिपार्टमेंट, वही ऑर्गेनाइजेशन, वही संस्था बेहतर परफॉर्म करेगी। तो गवर्नेंस जीएस पेपर 3 यानी कैसे हम बजट से गवर्नेंस की तरफ जाते हैं, और ए से विजनरी डिसीजन एंड सो ऑन बहुत से चर्चा करेंगे हम लोग। गाजा और ट्रंप की कैनवास का विस्तार करने की रणनीति, यानी गाजा स्ट्रिप, गाजा की एक पट्टी है जिसको ट्रंप साहब अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। यह बड़ी चर्चा इस समय मीडिया जगत में है। तो ये क्या है, क्यों वो लेना चाहते हैं, तो इस पर डायरेक्ट कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इंटरनेशनल इथिक्स जीएस पेपर 4 में यूनिट नंबर 6 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता, इस विषय के साथ आप इसको जोड़ पाएंगे। क्योंकि ट्रंप की जितनी भी पॉलिसी है, आप उन सब पॉलिसी को इंटरनेशनल एथिक्स में आप जोड़ दीजिएगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के जो 3 पिलर होते हैं, शांति, समृद्धि यानी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, ये 3 पिलर है, याद रख लीजिएगा। इंटरनेशनल एथिक्स में कुछ भी लिखना हो तो इंटरनेशनल एथिक्स के 3 पिलर्स होते हैं, शांति, सुरक्षा, समृद्धि। ट्रंप की हर एक नीति अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के लिए चिंताजनक है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। आप ऐसा लिख लीजिएगा। कोई इनकी पॉलिसी आए तो कम से कम एक कंटेंट आपके पास 4 साल, जब तक अब ये रहेंगे तो 4 साल तक आप इंटरनेशनल एथिक्स में इन्हीं का कोई भी एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। अभी एक और आएगा, यूएस एड जो उन्होंने रोका हुआ। बजट में वैज्ञानिकों के लिए क्या प्रस्ताव है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जीएस पेपर 3 साइंस यानी बजट और विज्ञान। तो बड़ा अच्छा है कि भाई आरएनडी के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट में क्या एलोकेट किया गया है, इस विषय को लेकर के हम बड़ी गहरी, बहुत डीप चर्चा करेंगे। कि अगर आज आप चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत पहले टॉपिक के हिसाब से ग्लोबल लीडर बने, तो क्या ग्लोबल लीडर हम केवल डिप्लोमेसी से बन सकते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या आप अच्छे हैं और आपका लोकतंत्र मजबूत है, आपकी डिप्लोमेसी अच्छी है, क्या इन तीनों के आधार पर आप ग्लोबल लीडर साउथ का बन सकते हैं? क्या आपको यह आदर्श स्थिति नहीं लगती है? क्या यह यथार्थ के साथ कनेक्ट है? आप क्या कहेंगे?
ग्लोबल लीडर वो बनता है जैसे अमेरिका, ग्लोबल लीडर बनता है जैसे चाइना। हम भी हैं, लेकिन हम जितनी भी उपलब्धियां हो सकती हैं, इकोनॉमी, विज्ञान, इनोवेशन, ग्लोबल ट्रेड पर नियंत्रण, उन सब में इन देशों से बहुत पीछे हैं, तो नहीं बन सकते टू बी ऑनेस्ट। हालांकि ऐसे डायरेक्ट हमें लिखना नहीं है आंसर में, बस केवल आपसे मैं जनरल चर्चा में कह रहा हूं। तो आज विज्ञान से जोड़ेंगे भारत की महत्वाकांक्षाओं को, यानी अगर आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो भी विज्ञान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया की जीडीपी को बड़ा करना चाहते हैं तो भी विज्ञान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रोजगार, दो शब्द मैंने आप लोगों को बोले, एक यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुका है, जॉबलेस ग्रोथ 2016 में एसे में पूछा गया है, और 15 में वही प्रश्न जीएस में आया था, जीएस पेपर 3 में, कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उस जीडीपी के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहा। रीजन आप सबको पता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से भारत की जीडीपी का आधार प्राइमरी और उसके साथ साथ टर्शियरी सेक्टर है। औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहां जिस रूप में विकसित देशों या चाइना में औद्योगिक आधार जीडीपी का बना, वो नहीं बन पाया, तो स्वाभाविक है। एक दूसरा, हमने पूंजी प्रधान उद्योगों पर फोकस किया, श्रम प्रधान लेबर इंटेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत गहरे स्तर पर नहीं बढ़ाया आजादी के बाद ही। तो लेबर इंटेंस इंडस्ट्री नहीं है तो स्वाभाविक लेबर को काम कहां से मिलेगा? आपसे एक प्रश्न ये पूछा, जॉबलेस ग्रोथ, और फिर मैंने इकोनॉमिक सर्वे पिछला वाला भी जो कराया, यानी 23-24 का और 24-25 का भी कराया, तो उस समय मैंने एक नया शब्द आप लोगों को दिया था, जॉब लॉस ग्रोथ। याद है सब लोगों को? है, लिखिएगा, जॉब लॉस यानी जॉबलेस और जॉब लॉस। तो आज जिस प्रकार से हम ऑटोमेशन के एरा में प्रवेश कर चुके हैं, ऑटोमेशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिव मोड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से या टेक्निक आने के बाद से, तो हम ऑटोमेशन के दौर में है। तो ऑटोमेशन के दौर में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लीजिए, तो अगर आप स्किल्ड नहीं है तो आप मार्केट से बाहर होंगे। स्वाभाविक रूप से यूपीएससी भी यह बात कह चुका, 2019 में आपसे कह चुका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार खाएगी, या रीस्किल अप स्किल के द्वारा हम रोजगार को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक है, यानी अब इंडिया के सामने क्या है? जॉब लॉस जीडीपी का संकट है कि भाई जीडीपी तो बढ़ेगी बट जॉब, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस बदलती तीव्र टेक्नोलॉजी के साथ, क्या हम अपने जॉब सीकर्स को, यानी जो भी इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम सिद्ध हस्त कर पाएंगे, सिखा पाएंगे स्किल? तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों सब इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ऑब्वियस है। वैज्ञानिकों के लिए क्या है हमारे पास, विज्ञान के लिए क्या है हमारे पास, जिस पर चढ़ करके हम इंडिया की जीडीपी को बड़ा कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को बड़ा कर पाएंगे, और इसके माध्यम से साइक्लिक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, याद आ गया जीएस पेपर 3 में ही, इसको पोटेंशियल जीडीपी क्या है, उसके डिटर्मिनेंट क्या है। तो पोटेंशियल जीडीपी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश के द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव के बिना अधिकतम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है, उसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इस पोटेंशियल जीडीपी का डिटर्मिनेंट क्या है? तो उसमें स्वाभाविक रूप से विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण, कि वह देश आरएनडी और इनोवेशन पर और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर कितना पैसा खर्चा करता है, यह एक महत्वपूर्ण अवयव है कि नहीं है? है कि नहीं? आप कहेंगे हां, तो इसका मतलब है कि यह बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। और जितनी बातें मैंने चर्चा कर दी, बस इतना ही आपको याद रखना है। एडिटोरियल आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय क्या बात आपसे कही जाती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, यानी 4 फैक्टर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, यानी लैंड को ज्यादा बेहतर ढंग से यूजेबल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा?
लैंड रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं या लैंड से संबंधित रिकॉर्ड, उसका कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी भी है, नीति भी है। तो यानी लैंड को अगर बेहतर ढंग से यूज करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए। रॉ मटेरियल हमारे पास है, कच्चे माल, लेकिन कच्चे माल को, जैसे हिंदुस्तान के पास भी कच्चे माल है, लिथियम तो हमारे पास भी है जिससे बैटरी बनेगी, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम लिथियम को प्रोसेस कर सकें। आई होप आप समझ रहे। इसलिए हम बाहर के मुल्कों पर डिपेंड करते हैं। तो चाहे लैंड हो चाहे रॉ मटेरियल, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा आउटपुट बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से लेबर है, लेबर अगर स्किल्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी को समझता नहीं है, तो लेबर का जो उसकी जो उत्पादन क्षमता वो कम रहेगी। और जहां टेक्नोलॉजी ने कैपिटल यानी एफडीआई वहां आने में थोड़ा सा परहेज करेगा, और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी अगर टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है तो स्वाभाविक है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ते समय सिखाया जाता है कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज में बदलाव हो सकता है पॉजिटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस हिसाब से सोचने को। हालांकि जो बातें मैंने की इस ढंग से वहां एनालिसिस वहां तो बस बता दिया जाता, बजट ये है, इतना इतना दिया गया है, लेकिन जो मैंने बताया यह हमारे यूपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। ऑब्वियसली जीएस पेपर 3 हो गया, जीएस पेपर 2A से सबके लिए ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जीएस पेपर 2 क्यों? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, गरीबी, भूख, ये सब विज्ञान की सवारी करके ही दूर हो सकते हैं या हम इनमें बेहतर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से पूछा, आप विधेयकों पर चुप क्यों थे? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट वाला मामला मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु में 11 विधेयक जो भी रोके गए उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया आपने उनको अनुमति क्यों नहीं दी? तो हमारे इंडियन पॉलिटी में गवर्नर्स का जो रोल है उस पर अगर कोई प्रश्न आता है तो सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट आपको कोड करने में मजा आएगा। बाकी मैंने एक मॉडल क्वेश्चन बना ही दिया है। तो जीएस पेपर 2 IR, ठीक है, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, यूनिट नंबर 2, केंद्र एवं राज्य और उनके बीच जो भी संघीय स्तर पर मुद्दे उठते हैं। ए से सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में भूमिका या माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की डेमोक्रेसी में भूमिका, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के टॉपिक यहां से आपके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। फिर इसके बाद आता है कमोडिटी बोर्डों को अपनी कार्रवाई तेज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। किसानों की इनकम को बढ़ाने में कमोडिटी बोर्ड की क्या भूमिका होती है, ये बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए जैसे 2017 में आपसे पूछा कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं फ्यूचर में भी, किसान, कृषि, और खासकर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के एसे में तो एग्रीकल्चर एक पूरा एक सेगमेंट है। कमोडिटी बोर्ड जैसे जो मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया इस बजट में, उसी को लेकर के जितने भी कमोडिटी बोर्ड हैं, चाहे वो कॉफी का हो, किसी का भी हो, उन सबको मैंने बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया है। आपको बहुत बेहतर ढंग से मजा आने वाला। जीएस पेपर 3 मुझे लगता है कि ये अब प्रीलिम्स के लिए तो मान लीजिए अच्छा ही कितने बोर्ड हैं, सबका हेडक्वार्टर कहां, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेंस के लिए जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का एक उदाहरण है। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां हैं, और प्रीलिम्स के लिए कमोडिटी बोर्ड से जुड़े हुए जितने विषय हो सकते हैं वो आपको कराने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मेरे बच्चों, अभी कुछ दिन पहले मैंने डीप सीक के बारे में क्या कहा था, आप जरा देखिएगा। सरकार भी वही बात कह रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था जब डीप सीक चर्चा में था, मैंने एक टॉपिक आपको कराया था और आपसे एक बात कही थी कि डीप सीक एआई का उपयोग अगर आप और हम करते हैं, हम सब करते हैं, हमारा पूरा डेटा चाइना के पास चला जाएगा। यानी सुनील अभिव्यक्ति क्या सोच रहे हैं, ये डेटा उसके पास है। यानी हिंदुस्तान का जो IITian IIM है वो क्या सोच रहा है, उसका डेटा डीप सीक के पास जाएगा, यानी उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके पास जाएगा। यही चिंता आज इस एडिटोरियल में भी व्यक्त की गई है कि यह किस प्रकार से हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, जो हमारी सॉवरेंटी है, उसके सामने ये चैलेंज बन सकता है। यानी ये चाइना का है। इससे अगर जब ये सामने आया तो पश्चिम के देशों ने
तिएनमेन चौक पर जो छात्रों को मार दिया गया था, वो मार्च कर रहे थे, तो तिएनमेन चौक की घटना पर अगर आप उससे पूछिए डीप सी के आई पर कि तिएनमेन चौक की घटना के बारे में बताओ, तो वो कहता है कि यह विषय मेरे विचारणीय नहीं है, मैं समस्याओं का समाधान करने के लिए हूं, इन विषयों पर मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, ऐसा वो बोल रहा है। आप चेक करिए। तो ऐसे ही भारत सरकार की यह चिंता स्वाभाविक रूप से बनती है कि आसाम, जम्मू कश्मीर, इनके नागरिकों को स्टेपल वीजा देता है, अरुणाचल के तवांगों को कहता है हमारा, सिक्किम के फिंगर ट्रिप जो है उसको कहता है हमारा। यानी अब अगर हम डीप सी के आई से पूछते हैं तो उत्तर पूर्व पर उसकी क्या टिप्पणी होगी, ये सारी चीजें भारत इस पर बारीक निगाह रख रही है। तो डीप सी के आई की भारत के साथ क्या दुविधा है, यह विषय आपके सामने आने की टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी जिन देशों की क्या उनके हिसाब से चलेगी या टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होगी। आने वाले समय में यह भी इथिक्स का विषय होगा, तकनीकी नैतिकता में, कि जितने भी एआई हैं वो न्यूट्रल हैं या वो बायस्ड हैं। बायस्ड हैं तो अपने देश के विचारों के प्रति, बायस्ड हैं तो वो जेंडर बायस्ड हैं, या क्या है, यह भी फर्दर चर्चा का विषय होगा। और यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं, दो प्रश्न आ चुके हैं, एक तो 2016 में या 17 में था। जरा ध्यान से देखिएगा, जो नए बच्चे होंगे, कैसे आप भविष्य के यूपीएससी के प्रश्नों, कैसे आप भविष्य के यूपीएससी के प्रश्नों को पहले ही एज्यूम कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे 2016 में 17 में दो बारी प्रश्न पूछा गया कि सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया बहुत तेजी से इमर्ज किया 14, 15, 16 में, खासकर 16, 17 में उसने उठा के पूछ लिया कि सोशल मीडिया इनहेरेंटली एक सेल्फिश मीडियम है। पूछा था कि नहीं पूछा था। फिर एक प्रश्न और पूछा गया कि साइबर स्पेस और इंटरनेट, यानी यही आज की दुनिया, ये वरदान होंगे, बेन होंगे या बुन होंगे, वरदान होंगे या अभिशाप होंगे, यह भी प्रश्न पूछा गया। यानी जब सोशल मीडिया, जब इंटरनेट, जब साइबर स्पेस बहुत तेजी के साथ हमारे और आपके जीवन में आ रहा था, विशेषकर जियो के आने के बाद, रिलायंस का जियो आने के बाद, तो ये प्रश्न यूपीएससी ने उठा करके चिपका दिया। तो अब डीप सी के आई या एआई के जितने भी वर्जन हैं, ये बायस्ड होंगे या बायस्ड नहीं होंगे, अब ये भी 2025-26 मेरी तरफ से आउट है। आपको बस इस बात पर ध्यान अपना केंद्रित करना है, ठीक है। तो जैसे हमें केवल एडिटोरियल में जो इन लोगों ने लिख दिया, ये नहीं, हमें इससे आगे का सोचना कि इससे हमें क्या मिल पाएगा, तो आपको ये मिल पाएगा। फिर इस वक्त कृषि का फलना फूलना तय, यानी बजट में एग्रीकल्चर के लिए जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना वगैरह, उसके चर्चा है, तो मैं हल्का सा इसके बारे में बता दूंगा। फिर इसके बाद जनजातीय उत्थान के लिए भी एक छोटा सा टॉपिक बिजनेस लाइन में था, वो भी मैं हल्का सा फ्री हैंड बता दूंगा। क्यों, उसके पीछे रीजन एग्रीकल्चर, तो जीएस पेपर 3 मैंने पहले बताया, कुल 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, 4 से कम तो कभी पूछा ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर पर मेंस के लिए कुछ भी टॉपिक आ रहा है, आपको मेंस के लिए उसको पढ़ लेना है। ये मेरी तरफ से आउट होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 3, आप चेक कर लीजिए। नीतिगत प्रयास, जनजातीय उत्थान, ऑब्वियस है, सोशल जस्टिस, जनजातीय समाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर गिफ्ट बजट, गिफ्ट सिटी गुजरात, उसके बारे में भी कुछ बातचीत कर लेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद आगे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ट्रंप की विदेशी सहायता रोक से अराजकता फैल गई, जानिए क्या है वजह। यानी एक अमीर देश कई संस्थाओं को अन्य देशों में जो काम करती हैं अमेरिका की, उनको फंड देता था, अमेरिका ने वो फंड रोक दिया। अब ये भी इंटरनेशनल इथिक्स का इश्यू हो गया कि नहीं, कि ट्रंप ने जो सहायता अमेरिका से विभिन्न देशों को संस्थाओं के माध्यम से मिलती थी, उसका पैसा ही रोक दिया, उसकी फंडिंग रोक दी। तो स्वाभाविक है अब अफ्रीका के जिन देशों को ये सहायता मिल रही थी वो रुकेगी, तो वहां पर क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल नंबर 1 और 2 को अचीव कर पाएंगे? क्या 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन के लिए हम कुछ भी बेहतर कर पाएंगे? तो फॉरेन एड को, विदेशी सहायता को ट्रंप के द्वारा फ्रीज किया जाना क्या अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से उचित है या अनुचित है, गुड है या बैड है? तो यूनिट नंबर 6 जीएस पेपर 4 मेरे प्यारे बच्चों, और आईआर तो रहेगा ही रहेगा,
और एड समावेशी विकास के साथ भी हम जोड़ सके, चूंकि ठीक है। ला नीना के बारे में, ला नीना का शीतलन प्रभाव क्या होता है, ला नीना का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, जो जनवरी के तापमान को कम नहीं कर सका, तो यह पढ़ लेंगे ला नीना का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट। ज्योग्राफी के लिए भी GS1, GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए, डिजास्टर के लिए और फॉर प्रीलिम्स के लिए। फिर व्हाट इज DEI और डोनाल्ड ट्रंप DEI नीतियों के खिलाफ क्यों है, यानी अमेरिका के द्वारा यह भी सहायता की ही एक नीति है DEI, और हम ये कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं करेंगे, इसमें भी हमारा पैसा खर्चा होता। तो ट्रंप की ढेर सारी नीतियां, आपको बस केवल नीतियों का नाम याद रखना है। सॉरी, मैंने डिटेल में करा दिया, लेकिन आपको केवल बस नीतियों को याद रखना है और इंटरनेशनल एथिक्स GS पेपर 4 में चिपका देना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भारत, ये आपने पढ़ा ही हुआ है कई बारी। वैश्विक उत्तर दक्षिण विभाजन विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक और विकासात्मक असमानताओं को दर्शाता है। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत समावेशी वैश्विक शासन की वकालत करके दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर और पश्चिम के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखकर इस विभाजन को पाटने की आकांक्षा करते हैं। यानी भारत एज ए ग्लोबल लीडर ये चाहता है कि नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, साउथ जो डेवलपिंग कंट्री है। तो यहां पर इस एडिटोरियल में भारत की इच्छा बताई है गई है कि भारत चाहता है, यानी इसका लीडर बनना, इंडिया इसका लीडर स्वाभाविक रूप से है भी, ऐसा नहीं कि बनना चाहता है, ठीक है। तो इंडिया क्या चाहता है कि भाई ग्लोबल गवर्नेंस बेहतर ढंग से चले। ग्लोबल गवर्नेंस यानी WTO अच्छे से काम करे, यही होता है ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय वो बेहतर ढंग से काम करे, यूनेस्को बेहतर ढंग से काम करे, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेहतर ढंग से काम करे, UN की सभी एजेंसियां बेहतर ढंग से काम करें, यानी ग्लोबल गवर्नेंस को चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं। तो यही कहा गया है कि भारत समावेशी वैश्विक शासन की वकालत करे, नंबर 1 भारत पहला ये करे। दूसरा, साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे, और तीसरा पश्चिम के साथ, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है उनके साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए, जैसे क्वाड। और इन तीनों के द्वारा जो नॉर्थ और साउथ का डिवीजन है, ठीक है ना, सॉरी, यानी जो विभाजन, इस विभाजन को वो पाटे, यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। यानी एज ए ग्लोबल लीडर भारत की भूमिका पर यहां बातचीत की गई। अब इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं आपके सामने, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? कौन कौन, एक बार आज भाई सब बच्चों का नाम ले लिया जाए क्लास में। बहुत दिन हो गया आप लोगों का नाम उच्चारित किए हुए। ओके, ले लिया जाए, वेरी गुड। तो कहां से शुरू करूं? अरे बाप, एक तरफ से निशा बैरवा, अंजनी चौहान, फूलमती, ईशा साहू, भोला दास, प्रतिष्ठा अम्बेश, रानी कुमारी, रंजना कुमारी, अनमोल कुमार, अंशु मोगा, शिवांगी गिरी, सोना भारती, रहमान, अमिता शर्मा, नीतीश चौधरी, प्रेम कुमार पांडे, अजमी मलिक, बबलू कुमार शर्मा, रानी जितेंद्र चौधरी, अन्नू यादव, प्रियंका कुमारी, बंसी बालियान, राम राम जी, राम राम भाई। तो फिलहाल अभी राजपूत आरती सिंह, अभी इतने ही बच्चों का नाम आ रहा है, बाकी अटक गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यानी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इस कहानी में, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। टॉपिक आपके सामने देख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट सारा दिया गया है, ठीक है। जो भी इसकी PDF चाहते हो, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर आकर के PDF ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन प्लान आपका ये है, यानी जिसमें आप लेक्चर भी पाएंगे और PDF भी आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। IQIP सामी आप देख सकते हैं, यानी सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, और बहुत बेहतर ढंग से हम लोग इस चीज को आगे
बढ़ाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर कुछ बच्चों ने इसका स्वागत किया है कि आप सर बेकार है और आप केवल इनोवेशन करते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। आप सब इस बात से कितना सहमत हैं कि पहले रिजल्ट करिए? तो भाई हम तो ये चैलेंज पहले ही ले चुके हैं कि रिजल्ट करना ही करना है। नहीं होगा तो आप मत आइए। जो भी देख रहे यूट्यूब पर, मैं तो सबसे ये कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्यों आते हैं, मत आइए। इतने टीचर हजारों की संख्या में आ रहे हैं यूट्यूब पर, सब अच्छे हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी एक जर्नी है जिसको मैं अपने ढंग से आगे बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं बेटा, श्लोक बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भारत, तो मेरे प्यारे बच्चों, यह विषय आपके सामने आता है। नहीं बेटा, अब तो हम इस मूड में है ही नहीं ना कि हम किसी से नाराज हों, किसी से खफा हो, ना ना बिल्कुल। अब तो सोचते नहीं। अब तो बस ये है कि भाई किया जाए, किसी से क्या मतलब। ठीक है, मैं बेटा पहले भी, आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं 2012 से अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन निकाल रहा हूं। ध्यान समझिएगा, 2013 में वो बिग हिट हुई थी। मेरी क्लास के बच्चे मुझसे उसी समय से कह रहे थे कि आप यूट्यूब पे आकर के पढ़ाइए। आप ट्रस्ट करिए, वो तो अनअकैडमी का मॉडल ही ऐसा था कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। नहीं तो मैं बहुत यूट्यूब का इच्छुक टीचर हूं ही नहीं शुरू से। और मैं शुरू से ही सक्सेसफुल रहा, यानी हमारे पास बच्चे हमेशा अच्छी संख्या में आए, सीरियस बच्चे। तो सिंपल है, मुझे कभी कोई इश्यू नहीं। और अभी भी खूब बच्चे आ रहे हैं। अगर किसी को यूट्यूब पे लगता हो तो अच्छे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। पेड क्लास में आप देख सकते हो, हर एक सेशन मेरा कुछ भी मैं लॉन्च करता हूं उसमें अच्छे बच्चे आते हैं। तो मैं पहले से ही ऐसा ही हूं। ठीक है, ये तो मैं बस केवल बता रहा हूं आप सब लोगों को कि जानिए। आप किसी के बारे में जानते नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आपको, मैं यूट्यूब वाला था ही नहीं, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। ठीक है, उसी समय अगर मैं मैगजीन मैगजीन लेके आ गया होता तो भी मैं अब तक पता नहीं कितना बना लिया होता। लेकिन क्या ही मतलब है, सबकी अपनी जर्नी होती दोस्तों। तो यार ये मेरी जर्नी है, मैं अपने ढंग से चलूंगा ना भाई, आप अपने ढंग से चलिए। आपको जो बोलना आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। मुझे जो करना हो मैं करूंगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश कुमार सर जी, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी, न्यू स्टूडेंट भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, दूसरों की बातों को दिल पर नहीं नहीं बेटा, मैं दिल पर, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। आप लोग स्वयं सोचो कि मैं 2012 से मुखर्जी नगर में, यानी इस फील्ड में हूं। 2014 में मेरी अपनी प्रॉपर कोचिंग हो गई और तब से मैं रिजल्ट कर रहा हूं। आप लोग हिंदू के पीछे जो रिजल्ट लगते हैं आप देखिए, उसमें 2014 से रिजल्ट बच्चों ने ऐसे लिख लिख करके दिए। 2014 से उसमें बच्चे भी बहुत अच्छे आते थे, यानी अगर आपसे पढ़े पास हुए तो फिर वो चीज वो बोलने में गर्व महसूस करते। तभी तो नहीं, अभी तो हर बच्चा। तो मैं तब से रिजल्ट कर रहा हूं, इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। आप लोगों से बस केवल अपनी बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, हाँ यही है। जैसे श्लोक कह रहा ना, सर जी आपका कल वाला इनोवेशन सबसे बेस्ट था। तो भाई जब कोई इनोवेशन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, या इनोवेशन समझ नहीं पाएगा तो क्या करेगा? ग्रेगर जॉन मेंडल के जिंदा रहने पर या मर जाने पर उनका इनोवेशन लोगों की समझ में आया था। वो बेचारे कितने वर्षों तक अपना इनोवेशन लेके घूमते रहे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। तो जैसी सोच वैसी ही बरकत। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए बेटा।
और मैं आपको सच बताऊं, कोचिंग वाले जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोचिंग वालों को ये सारी बातें नहीं पता और केवल मुझे पता है। मेरे प्यारे बच्चों, वो लोग इसीलिए इनोवेशन करने से डरते हैं, क्योंकि क्या होते हैं कि 2 बच्चे 4 बच्चे निगेटिव हो गए और 500 चुप हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ कि यानी महज मुट्ठी भर इस्लामी कट्टरपंथ, क्या ये मैं सही कह रहा हूं कि यानी महज मुट्ठी भर इस्लामिक कट्टरपंथ आता है और सत्ता पलट देता है और लगभग 98% जनता चुपचाप रहती है। तो आज बांग्लादेश के हालात क्या हो गए? ठीक है, वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या उसके इस्लामिक स्टेट बनने से बांग्लादेश का जो ट्रेड और जिस तरीके से वो डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आ चुका था, केवल घोषित करना था, तो क्या वो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो वही है कि 2% 98% पर हमेशा भारी पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से कोचिंग संस्थाएं डरती हैं और मेरे ऊपर भारी पड़ना संभव नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता हूं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मुझे इनोवेशन करने की शक्ति और प्रेरणा दोनों प्रदान करते हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है कि हर दिन इनोवेशन होना चाहिए, नॉट कि भाई चलो एक कर दिया, नहीं, रेगुलर बच्चों को नए नए तरीके, नए नए ढंग। आप सोचिए, ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या कमेंट किया जाए, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक, यानी इनोवेशन अगर नहीं होगा। अब आप सोचिए, कल का जो टॉपिक था जिसमें मैंने स्किल्ड इकोनॉमिक जोन की बात की है, आप सोचो कितनी बड़ी बात है, एक नए प्रकार का इकोनॉमिक जोन। तो ये सारी चीजें ठीक है, चलिए, तो मुद्दा आप समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जीएस पेपर 2 आईआर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, यानी भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। जीएस पेपर 2 आईआर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां, तो ये दोनों से कनेक्टेड है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ऑब्वियस है, ये संसाधनों को जुटाने से भी संबंधित है। यानी संसाधन मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्सेस अफ्रीका के पास भी हैं, अन्य देश मिडिल ईस्ट के पास भी हैं, तो हमें तो सबके साथ बेहतर संबंध बनाना पड़ेगा। और समावेशी विकास के लिए भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ग्लोबल ऑर्डर व्यवस्थित नहीं होगा तो हिंदुस्तान अपने लिए इंपोर्ट पर, बहुत सी चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक है इसके लिए भी एक मुद्दा बना रहेगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन देखें 2019, अब ये क्वेश्चन जरा देखिए कैसे 100% कनेक्ट हो रहा। उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपनी नई भूमिका के कारण उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े राष्ट्रों के नेता के रूप में भारत की लंबे समय से चली आ रही छवि गायब हो गई है, विस्तार से बताइए। यानी भारत अब केवल उपेक्षित एवं पीड़ित राष्ट्रों का मुखिया नहीं है, अब वह एक ग्लोबल लीडर है। यह बात आपको इस प्रश्न के उत्तर में जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे? अभी मैंने कई पॉइंट आपको बताए। कविता आपने जब पढ़ी थी तो कविता में पढ़ते समय मैंने क्या कहा था, इसीलिए कविताओं की इंपॉर्टेंस में आपको याद होगा मैंने क्या कहा था। G20 में आवाज उठाई, संयुक्त राष्ट्र में सुधार सुझाई, आईईटीसी, डिजिटल एनर्जी सिक्योरिटी और यूपीआई का दिया उपहार, भारत बना विकास का संसारी। कविता सुनाई अभी ना मैंने आपको। तो क्या यही पॉइंट, यानी G20 के माध्यम से भारत जिस तरीके से विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से विकसित और विकासशील देश को एक साथ एक मंच पर ला रहा है, जिस तरीके से उसने अफ्रीकी यूनियन को G20 का मेंबर बनवाया, जिस तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जन्मदाता बना, जिस तरीके से वह योग दिवस के द्वारा संपूर्ण विश्व को योग सिखा रहा, क्या ये वो सारे पॉइंट नहीं? क्या वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जो बात करता है, क्या वो WTO में जो तर्क रखता है विकासशील देशों के हितों का, क्या ये सभी पहलू इस बात को प्रमाणित नहीं करते हैं कि उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत को एक नई भूमिका मिल चुकी है? आप मुझे बताएं।
बस आप देख लीजिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए अलग से किसी कंटेंट को पढ़ने की क्या जरूरत है कि सर ये पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, देख लीजिए आप। और आपको भी पता है कि यह प्रश्न अगली बार रिपीट नहीं होने वाला। तो अगली बार क्या आएगा, कोई नया आपसे निहितार्थ पूछेगा, किसी भी घटना का, किसी भी देश के साथ संबंधों का नया इंप्लीकेशन आएगा। अब जिसकी सोचने की क्षमता मजबूत है वो तो निकाल ले जाएगा। ठीक है, अब आता है यानी भारत अफ्रीका संबंधों पर, कि भारत अफ्रीका संबंध। तो भारत अफ्रीका संबंध क्या, जब भारत G20 का चेयर प्राप्त करता है और अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाता है इस संगठन का, तो क्या भारत और अफ्रीका के मध्य एक बेहतर और सकारात्मक संबंध को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया इसे माना जा सकता है कि नहीं, आप यहां डाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चे, इस पर WTO में रिफॉर्म, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ, यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण यहां हालांकि दोहा राउंड की बातचीत की गई है, लेकिन अभी हम आपको दोहा नहीं समझाएंगे क्योंकि फिर वो मुद्दा अलग हो जाएगा। बस इस प्रश्न को यहां इसलिए रखा गया है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में अनेकों विषयों पर द्वंद्व है, जिसमें WTO के मुद्दे भी एक बड़ा द्वंद्व है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर WTO के द्वंद्व का समाधान करना है तभी तो ग्लोबल गवर्नेंस आएगा, और आपने न्यूज पढ़ा कि ग्लोबल गवर्नेंस का इश्यू है, और भारत इस मंच का इस्तेमाल ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता है, किसका, G20 का। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सारे विषय, इसी के बारे में कहा गया कि भारत नॉर्थ और साउथ के सेतु के रूप में काम करेगा और WTO के मुद्दों का भी समाधान ढूंढेगा। ए से 2010 में आया था, भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका के लिए हमारे समाज की तैयारी, प्रेपरेडनेस ऑफ आवर सोसाइटी फॉर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप रोल। हालांकि इस निबंध में हमारे समाज की उन विशेषताओं के बारे में हमें बताना है जो हमें ग्लोबल लीडर बनाने का नैतिक आत्मबल प्रदान करते हैं, यानी भारतीय समाज, हमारे समाज के मूल्य जैसे वसुधैव कुटुंबकम और भी बहुत सी चीजें, और फिर उस नैतिक मूल्य के द्वारा भारतीय जिस व्यवस्था को आज आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, वो आपको यहां पर लिखना है। तो भारत की ग्लोबल लीडरशिप के लिए हमारा समाज तैयार है, जिसका प्रमाण है G20 की अध्यक्षता पाते ही अफ्रीकन यूनियन को उसका परमानेंट सदस्य बना देना। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि नहीं। भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका का एक उदाहरण उत्तर दक्षिण के बीच में भारत का सेतु बनना है कि नहीं। और यह सेतु कैसे बनेगा, 3 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। पहला, ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर करके, यानी पहला आपने क्या पढ़ा, देखिए आप यहां पर, ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर करके साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर, यानी डेवलपिंग कंट्री एक दूसरे के सहयोगी बने, और क्वाड और अन्य फोरम के माध्यम से, जैसे IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके माध्यम से पश्चिम के साथ, या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम के साथ रणनीतिक साझेदारी। मेरे बच्चों, मजा आया। तो क्या इस निबंध में जो नए बच्चे हैं वो बताएंगे कि क्या भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका के लिए हमारे समाज की तैयारी के लिए आप रेडी हो गए हैं? क्या हो गए हैं आप, रेडी हो गए हैं? बताएं मुझे। हैं? तो बस यही चीज यहां पर डिस्कस। माई विजन फॉर एन आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर, इधर देखिए, आदर्श विश्व व्यवस्था का मेरा दृष्टिकोण। आपका यानी मेरा मतलब जो मेंस लिख रहा है, जो मेंस लिख रहा है उसका दृष्टिकोण क्या होगा, एक बेहतर ग्लोबल ऑर्डर का। तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, एक पॉइंट लिखेंगे कि नहीं, कि उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच में बेहतर कॉपरेशन, बेहतर समन्वय, और इस समन्वय में भारत की केंद्रीय भूमिका,
कैसे ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर करने और उसमें अपनी भूमिका निभाए। दूसरा, साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा दे। तीसरा, पश्चिमी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाए। ऐसा विश्व होना चाहिए जिसमें उत्तर और दक्षिण के बीच का जो बंटवारा है वह कमजोर पड़े और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने और भारत इसका सेतु बने। क्या इस एडिटोरियल में यह बात कही गई है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? कही गई है। ठीक है। विश्व ज्ञान में भारत का योगदान, ऑब्वियस है, विश्व ज्ञान, वर्ल्ड विजडम में, तो वर्ल्ड विजडम में भारत का बहुत योगदान है। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम, और इसी वसुधैव कुटुंबकम से G20 का आयोजन हमने किया। इसी वसुधैव कुटुंबकम से हमने G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराया। इसी विजडम से हमने यूएन में, विशेषकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की वकालत की। इसी विजडम से हमने दुनिया को यूपीआई और आधार के बारे में शिक्षित किया। इसी विजडम से हमने इलेक्शन कमीशन, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संपूर्ण, मतलब बहुत से अफ्रीकी और अन्य देशों को चुनाव में सहयोग किया। इसी विजडम के द्वारा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड अन्य जो भी आप देख सकते हैं, ये सब हमारा ज्ञान, इसी विजडम की बात हो रही है। बुद्धिमत्ता, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत दिक्कत है, विजडम को ज्ञान लिखा हुआ। इसलिए प्लीज आप लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन का मेंस में पढ़िएगा, प्री में नहीं, क्योंकि प्री में आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है। अब आता है एथिक्स, यानी जीएस पेपर 4। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है एथिक्स में जीएस पेपर 4? अभी किसी एक बच्चे ने आज मेरे बारे में कमेंट किया, मैंने अभी पढ़ा क्या, स्क्रीनशॉट आ जाता है मेरे पास, तो मेरी टीम ने भेजा, तो मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि आप अवध ओझा सर की तरह बकैती करते हैं। अवध ओझा सर की तरह बकैती करते हैं। सच में मैं बता रहा हूं कि कितना, पता नहीं कौन लोग हैं ये यार। आप मेरी छोड़िए, जो अवध ओझा सर है ना, मेरी निगाह में हाईली रिस्पेक्टिव है। विश्वास करें, आज चुनाव हो चुके हैं, वो हार चुके हैं। आप उनके बारे में कुछ भी कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, पहले आप उनके बारे में जो बोलना चाहे नेगेटिव बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो व्यक्ति वायरल क्यों है। कभी आपने सोचा सुनील अभिव्यक्ति वायरल क्यों नहीं है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। मैं अमूमन इन सब विषयों पर बात नहीं करता हूं, लेकिन वो बंदा वायरल क्यों है यार? मैं वायरल क्यों नहीं हूं? वो वायरल है बिकॉज आप, वो ग्रेट कम्युनिकेटर है। क्या आप समझ पाते हैं? ग्रेट कम्युनिकेटर, कि जिस उनके शॉर्ट में उनकी आलोचना भी हो रही है, आलोचना भी हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि वो ग्रेट कम्युनिकेटर बने कैसे? क्योंकि उनको इतिहास यानी हिस्ट्री, उनके, मैंने, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको फॉलो करता हूं या ऐसा कुछ भी नहीं, जो शॉर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी शॉर्ट्स में मैंने देखी हैं कि मुझे लगा कि यार हिस्ट्री का ये एनालिसिस इस बंदे के अलावा कोई नहीं कर सकता। बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज की जर्नी के ग्रेटेस्ट टीचर स्वर्गीय वाईडी मिश्रा। किसी से भी नाम पूछोगे ना, श्रद्धा से सब झुक जाएंगे। इतिहास के अमिताभ बच्चन हैं वाईडी मिश्रा सर, अब अभी हमारे बीच नहीं। मैं इनका स्टूडेंट रहा हूं, वो भी बहुत प्रिय, बहुत खास। मेरे बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि जब मैं उनके एक दो रील्स मेरे सामने, काफी पहले, ऐसा नहीं आज की बात, मैंने कहा यार ये बंदे में दम तो है। मुझे लगा ये, मैं खुद हिस्ट्री का टीचर हूं और ऑब्वियस है इसमें मैं 340 प्लस मार्क्स प्राप्त कर चुका हूं। सब चीज का एविडेंस है मेरे पास। मैं कोई भी बात एविडेंस के बिना नहीं करता हूं, मेरा ऑप्शनल था। इसी विषय से मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूं। लेकिन जब उस बंदे को मैंने बोलते हुए, मैंने कहा यार बंदे में कुछ तो है स्पेशल। तो अवध ओझा सर कि आपकी निगाह में जो भी बच्चे मेरे लिए कमेंट लिखेंगे, सीधा उनको है, ठीक है?
या आपकी निगाह में उनकी अहमियत क्या है? आप उनको बकैती कहते हैं या जो भी आप कहना चाहें, लेकिन मेरी निगाह में शायद आधुनिक पीढ़ी के कुछ अच्छे 2-4 अगर आप गिनती मारेंगे, अच्छे कम्युनिकेटर टीचर हैं वो। आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, उनसे लोग कितना सीखते होंगे नई पीढ़ी के जो अध्यापक हैं कि यार इतना बढ़िया कोई किसी विषय को कम्युनिकेट कैसे कर सकता है। और यार मुझे नहीं पता उनकी उम्र कितनी, लेकिन 50-55 तो होंगे होंगे। इस उम्र तक उन्होंने पढ़ाया है, अब जाकर के वो यूट्यूब और इन सब चीजों पे आए। हम कैसे भूल सकते हैं इन अध्यापकों के योगदान को? बड़ा हमारी सोसाइटी बड़ी गजब की है यार। जब मतलब क्या ही मैं बोलूं, जो आपको थोड़ा सा भी सिखा दे वो आपका गुरु हो जाता है, या गुरु की सबसे बड़ी परिभाषा जो शास्त्रों में है। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है हेटर्स ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एकदम सीधा सीधा आज वाले वीडियो पे ये बात लिखी मुझे बड़ा अटपटा लगा। हमने कहा भाई आप तो, मैंने अपना पक्ष रखना चाहा कि अगर आप अवध ओझा सर के बारे में ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक ये आपका निरा ज्ञान शून्य होना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। उनकी बकैती में भी मुझे लगता है कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो उनकी बकैती में भी शिक्षा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखिए सोसाइटी में आप उनको सोचिए, उनकी सराहना कीजिए यार। मैं तो अपने लोगों से, जैसे मुझसे हमारी फ्रेटेंटिव, चूंकि मैं जा रहता हूं, यहाँ सब टीचर ही टीचर है, मैं आप लोगों को अपने मन की बात है, मुझसे बहुत लोग मिले इलेक्शन के टाइम, अरे भाई अब तो चर्चा तो होती रहती है एक दूसरे की। अब मैं हूं मुखर हूं, सबके बारे में चर्चा कर लेता हूं, मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। तो हम लोग मिलते ही रहते हैं, सभी जितने भी बड़े टीचर आप उम्मीद करते होंगे, जो भी आप टीवी पे, सब हम लोग रेगुलर मतलब पार्टी फंक्शन कहीं न कहीं सब मिल जाते हैं। तो चर्चा हो रही थी अवध ओझा सर की ही कि चुनाव के टिकट की, किनको टिकट मिला, एंड सो ऑन सो ऑन, ऐसा वैसा। मैं बच्चा तुरंत मतलब हंसी के मोड में मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, ये हास्य व्यंग का विषय ही नहीं। उस व्यक्ति को अपनी टीचिंग और अपने कम्युनिकेटर स्किल के दम पे एक बड़ी पार्टी टिकट दे देती है और एक डिप्टी सीएम अपनी सीट छोड़ करके उनको अपनी सीट से लड़वाते हैं। तो इसका मतलब यह अध्यापकों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव संदेश है। अभी तक कौन पूछता था, खासकर जो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई हमें माफिया कहता है, कोचिंग माफिया, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कोचिंग माफिया, आप कह लीजिए, क्या ये माफिया शब्द उचित है? बिल्कुल अनुचित है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट के जो स्कूल्स हैं उनकी जो कमियां है ना, हम माफिया नहीं, हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते, हम उनको पूरा करते। आप इस पर चर्चा कीजिएगा, सुनिएगा, बड़े गहराई के साथ सोचिएगा मेरे केवल इस लाइन पर कि किसी भी संस्था को कोचिंग माफिया कह देना, क्या आप सोचते हैं वो कोचिंग माफिया आपके लिए कहना कितना आसान है? वह कोचिंग आपकी सहयोगी है, माफिया नहीं। चूंकि आपके स्कूल्स जो डिमांड है इस देश के बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके स्कूल्स उसके आसपास नहीं है, आपके कॉलेज उसके पास उसके आसपास नहीं है। इसलिए चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी, सामान्य हिंदी की बात मैं करूं, एसएससी और अन्य एग्जाम्स की, तो उसके लिए भी ऐसे ऐसे टीचर पढ़े हैं जो संभवतः ना जाने कितने करोड़ उनकी मंथली इनकम है, जो सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं या जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुल बात का लब्बो लुआब है कि एनालिसिस करिए तो थोड़ा सा दूसरा एंगल भी लीजिए। बाकी सब स्वतंत्र हैं जिसको जो कहना, लेकिन मैं अपनी निगाह एकदम से स्पष्ट करके चलता हूं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और मेहनती। लेकिन जो मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं मैं उनको बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं। उसके पीछे रीजंस है यार, मतलब आप किसी से सीखते हो। ठीक है,
हाँ सर्वेश, वही बात। सर सुरेश कह रहे हैं कि सर आपने यूट्यूब में इतनी सेवा दी है। बिल्कुल यार, 5,000 वीडियो बनाया एक साल के लिए, केवल थोड़ा सा ये चाह रहा हूं कि कुछ मेरे दिमाग में प्लान, उसको मैं एग्जीक्यूट कर लूं। उस पे भी राहत लोग नहीं दे रहे हैं कि मैंने मतलब हजारों वीडियो दी कि आपको जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो, यार इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एम लक्ष्मीकांत, ये सारी चीजें मतलब पढ़ी हुई, आप कभी भी पढ़िए, वो कभी ओल्ड नहीं होंगी ना कभी न्यू रहेंगी, वो जैसी वैसी रहेंगी उसके बाद भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको इथिक्स के एंगल से इस टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं। इथिक्स के एंगल से आप इसे कैसे देखेंगे मेरे बच्चों? ये जो भारत का योगदान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यानी जो जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं कि वो एक सेतु के रूप में काम कर रहा है उत्तर और दक्षिण के बीच में, क्या उसका सेतु बनना अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? इंटरनेशनल इथिक्स का, यूनिट 6 का, आप मुझे बताएं। आप कहेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के 3 पिलर में मैंने बताए थे। ठीक है, इसका पहला पिलर, इसका दूसरा पिलर, इसका तीसरा पिलर। पहला पिलर आप नाम लिख लीजिए, यानी पीस। दूसरा पिलर प्रॉस्पेरिटी, तीसरा सिक्योरिटी यानी पीपीएस। और भारत G20 के माध्यम से, विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्या इन तीनों की स्थापना को प्रतिबद्ध है कि नहीं? अगर ऐसा है तो भारत की यह सब कदम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। आप ऐसा लिख देंगे तो आपको आनंद मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वही सारी बातें देख सकते हैं। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, यानी नॉर्थ में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी चला जाएगा चूंकि विकसित है, तो जो विकसित देश है पर्पल कलर, और जो ग्लोबल साउथ यानी येलो कलर, आप देख सकते हैं। अब एडिटोरियल पूरा विस्तार से बात करता है जिसको आप पढ़ेंगे। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक पुल के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका, इसकी उभरती विदेश नीति, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं। आर्थिक महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है बेटा? आर्थिक महत्वाकांक्षा का मतलब हमें भी 2047 तक विकसित भारत बनना है, और भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 25 और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इस सब मैं करा चुका हूं, के दौरान अपने संबोधन में विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था की वकालत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जैसे ही यह भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही 2019 का यह प्रश्न आप एक बार फिर से याद कीजिए। एक बार इस प्रश्न को पढ़िए जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, ये वाला प्रश्न, ये वाला जरा इसको फिर से पढ़िए मेरे बच्चों। ये वाला, 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 ठीक है। ठीक है, पढ़ो जरा। हाँ छवि, बिल्कुल सही करे बेटा। हो गया? सभी बताएं क्या यह टॉपिक, ये वाला उभरती वैश्विक व्यवस्था में द लॉन्ग सस्टेन इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज disappeared on account of its newfound role in the emerging global order? Elaborate. है कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये मेरे बच्चों? यानी ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये इसी से आपको उस आंसर की शुरुआत कर देनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आया? हाँ। तो यहां पर कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन में अपने पहले रुख के विपरीत
यानी अब भारत एकदम से नॉन अलाइन मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर पर नहीं है, अब वह मल्टीलेटरलिज्म की तरफ झुकाव प्रदर्शित कर चुका है। भारत का वर्तमान दृष्टिकोण पश्चिम विरोधी बयानबाजी या उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा में निहित नहीं, और स्वाभाविक है क्योंकि नैम जब गठित हुआ था उस समय की परिस्थितियां अलग थी, डिमांड अलग थी 1961, और आज की परिस्थितियां अलग है, डिमांड अलग है, तो स्वाभाविक है हम नैम से अगले स्टेप में है। ये तो सामान्य ढंग से हर एक बच्चा समझ सकता है। इसके बजाय अब भारत यानी विकासशील और विकसित दोनों देशों को शामिल करना चाहता है अपनी रणनीति में। वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। यह आलेख निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है। पहला, वैश्विक दक्षिण का समर्थन करने के पीछे भारत की प्रेरणा क्या है? ऑब्वियस है। दूसरा, वैश्विक विकास को प्रभावित करने के लिए उसकी रणनीतिक कार्रवाइयां क्या है? और तीसरा, उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत को कौन कौन से कदम उठाने होंगे? याद रखेगा। अब पहला होता है, भारत वैश्विक दक्षिण में अग्रणी क्यों बन रहा है? ठीक है, यानी भारत अपनी एक स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बनाना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट यह है, याद रखिएगा। ठीक है, एक आम कहानी यह बताती है कि ग्लोबल साउथ में भारत का जोर चीन के बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, यानी भारत इसलिए जोर लगा रहा है चाइना को काउंटर कर सके, जबकि प्रतिस्पर्धा है विशेष रूप से अफ्रीका में जहां भारतीय और चीनी निवेश ओवरलैप होते हैं। तो इसका मतलब भारत की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ चीन को रोकने से कहीं आगे, यानी भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का, अफ्रीका का लीडर बनना चाहता है। और भारत कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? क्योंकि भारत साझेदारी आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। चाइना क्या करता है? आपको उधार देता है, फिर आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है, जो उसकी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत आपके ऊपर दबाव डालती है, आपकी सॉवरेंटी पर कंट्रोल करता है, जैसे जिबूती में उसने अपने सैन्य अड्डे बनाए। और वह आर्थिक निर्भरता के बजाय, यानी इंडिया चाहता है कि भाई सब हम आपस में म्यूचुअली आगे बढ़े, तो ये उसकी अपनी रणनीति है। दूसरा, क्वाड गठबंधन, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वाड गठबंधन को अक्सर चीन की हिंद प्रशांत महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। हालांकि भारत अमेरिका और यूरोप के साथ स्वतंत्र संबंधों का भी विस्तार कर रहा है। ठीक है, तो यानी इस पूरे आर्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों यह डिस्कस किया गया है कि भारत कैसे वैश्विक दक्षिण की आवाज बन रहा है। वैश्विक दक्षिण चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी से भी असंतुष्ट है। इसके साथ साथ जो विकसित देश हैं उनका जो मॉडल है आईएमएफ या विश्व बैंक से ऋण लेना और उसके बाद ऋण जाल में फंस करके आईएमएफ की शर्तों को मानना, वो भी विकासशील देशों यानी साउथ के देशों को चिंतित कर रहा है। तो ऐसे में भारत के सहभागिता मॉडल को वो अपना रहे हैं। यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया कि भारत वैश्विक विकास साझेदार के रूप में, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये सब पकड़ेगा, यानी हम पार्टनर बनना चाहते हैं, हम किसी को अपने ऊपर निर्भर कराना नहीं चाहते। ठीक है, और यही बात यहां पर कही गई कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनते हुए पश्चिमी देशों और विकासशील देशों के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। और क्या क्या पहल उसने की मैंने आपको बता दिया था। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कराना, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की वकालत करना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास यूपीआई है, आधार है, इनके साथ लोगों को, यानी जिन देशों को भी इन योजनाओं में खास दिखता है उनको या सिखाना। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और सतत विकास के लिए सहयोग। ये ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की अप्रोच, लेकिन चुनौतियां भी हैं। क्यों? क्योंकि चीन की कूटनीतिक पकड़ ग्लोबल साउथ के देशों में बढ़ रही है। भारत के पास चीन के जितने वित्तीय संसाधन नहीं है, यह एक बहुत बड़ी सीमा है। ठीक है, आगे की राह इसमें यही बताया गया है कि त्रिपक्षीय साझेदारियां होनी चाहिए, यानी भारत, यूरोप और अफ्रीका, इस प्रकार का डिजिटल कूटनीति और व्यापार सहयोग दक्षिण के देशों के साथ होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर निवेश होना चाहिए। यानी भारत को सिर्फ ग्लोबल साउथ की, यानी इसको अब अगर आप पूरा निष्कर्ष के रूप में देखेंगे तो निष्कर्ष में यही कहा गया है कि
भारत को सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज ही नहीं बनना बल्कि समाधान भी बनना होगा, ताकि यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच एक मजबूत सेतु बन सके। फिर से यही बात दोहरा रहा हूं, आवाज ही नहीं बल्कि समाधान भी बनना होगा। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो समाधान भारत को बनना होगा, समाधान के लिए सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर आप थोड़ा सा, यानी वही बयानबाजी से आगे बढ़ना, एक सच्चा दक्षिण दक्षिण विकास मॉडल आगे बढ़ाना। अब कैसे होगा? स्वाभाविक रूप से जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में स्किल प्रोग्राम डेवलप करना, भारत का तकनीकी सहयोग देना, ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे सर थोड़ा आगे बढ़ गया आप तेजी से, हमने कहा नहीं बेटा, क्योंकि सामी मॉडल भी तो है। आइए जरा सामी मॉडल आपको एक बार दिखा देते हैं। भारत वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु सामी फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं, 5W+1 है। सामी यानी एस मतलब स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। यह विषय खबरों में क्यों है, यानी अब आप देखिए नए ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया। भारत ने G20 2023 में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता दिलाने की पहल की और वैश्विक दक्षिण सम्मेलन की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बताया और संयुक्त राष्ट्र व वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग उठाई। तीसरा, भारत पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप और विकासशील देशों अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह विषय चर्चा में है, ठीक है। अब आता है दूसरा, यानी 5W1H। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? तो भू राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक अवसर और संयुक्त राष्ट्र सुधार, तीन दृष्टियों से यह विषय महत्वपूर्ण। यानी भारत अब एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाकर, यानी अब नैम से, नॉन अलाइन मूवमेंट से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट की अपने समय पर डिमांड थी अलग ढंग से, अब हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाकर पश्चिम और विकासशील देशों दोनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बढ़िया चीजें, भारत की विदेश नीति की वर्तमान दिशा आपको यहां पता लग रही, PSIR ऑप्शनल के लिए भी। आर्थिक अवसर, भारत वैश्विक दक्षिण में डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाकर चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। और संयुक्त राष्ट्र सुधार, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए वैश्विक दक्षिण का समर्थन जुटाना चाहता है, इसीलिए यह विषय महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया आपका। तीसरा, इससे कौन प्रभावित हो रहा? विकासशील देश। भारत तकनीकी सहयोग और विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान कर सकता है। चीन, भारत का बढ़ता प्रभाव चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति के लिए एक चुनौती बन सकता है। पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देख सकते हैं, जो चीन के प्रभुत्व को संतुलित कर सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है? पॉइंट इज क्लियर? फिर आता है चौथा, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? व्हाट गुट निरपेक्ष आंदोलन, साउथ साउथ कोऑपरेशन, संयुक्त राष्ट्र सुधार अभियान, यानी हम जो काम भी कर रहे हैं वो आपके सामने। आगे की संभावनाएं क्या है? व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो भारत के वैश्विक दक्षिण नेतृत्व की 5 प्राथमिकताएं। साउथ, आप सोचिएगा मेरे बच्चों, ग्लोबल साउथ के लिए साउथ, एस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल, यानी नवीकरणीय ऊर्जा और क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर टाइप की चीजें इन देशों के साथ साझा करना। ओ से ओपननेस इन डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी में खुलापन होना चाहिए। खुलापन का मतलब कि हम देशों के साथ जो सहयोग करें उसमें कोई भी चीज छुपी हुई ना हो। तीसरा, यू यानी यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, वैश्विक संपर्क, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम से उन देशों को हम संपन्न करें। टी यानी ट्रेड एक्सपेंशन, मुक्त व्यापार समझौते करें, निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक दूसरे के साथ डील करें। एच से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, बताने की जरूरत नहीं, इन देशों में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाएं। मजा आ गया भाई? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, तो हर चीज आपके लिए रेडी है बच्चों। अब मैट्रिक्स फार्मूला जरा देखिएगा। राजनीतिक, कूटनीति, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा रणनीति, संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा, पर्यावरण। भारत की भूमिका, चुनौतियां, समाधान, वो सारी चीजें रेडी हैं। कोडिंग तकनीक, स्मार्ट नेमोनिक्स मैंने आपको बता ही दिया। और फिर आंसर राइटिंग कैसे करेंगे,
स्वाभाविक रूप से वो भी आपके सामने। भारत और वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच सेतु की भूमिका कैसे निभा सकता, उपयुक्त उदाहरणों से ही चर्चा करें। मजा आ गया बेटा। इंट्रोडक्शन, सेतु की भूमिका। कहिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बताने की जरूरत है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यानी आंसर पढ़िए, अपनी ताकत पर विश्वास कीजिए। प्रीलिम्साथन, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ पर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार। आप प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए, और फिर एक्सप्लेनेशन यहां रेडी है, तो समय क्यों जाया किया जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप, जो भी बच्चे यानी दिल से फॉलो करते हैं, जिन्हें अपने रिजल्ट से मतलब है, वो सब आएंगे अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। और आप अगर IQIP सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये सारा प्लान है, ये फोन नंबर है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। बट आए वही बच्चे जो सीरियस हैं, जो एक्चुअल में रिजल्ट से मोहब्बत करते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, यानी न्याय संबंधी योजनाओं के लिए केंद्र के आवंटन में उतार चढ़ाव। मेरे प्यारे बच्चों, जरा पढ़िएगा भारत न्याय रिपोर्ट 2025-26, जरा इसको पढ़िएगा। छवि कह रही सर 2021 वाला अफ्रीका वाला क्वेश्चन बाउंस गया है। तो भाई बाउंस गया है, आपको अभी उस तक जाना भी नहीं। जब आप IR पढ़ोगे देन और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब मैं एक कहानी थोड़ा सा सुना दूं क्या, ये वैश्विक दक्षिण वाले पर? क्या कहते हो, एक कहानी सुनाओ? सेतु, एक नई दिशा, यानी एक कहानी भी सुना देता हूं, जिससे आप और अच्छे से इसके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए एक कहानी आपके सामने रखता हूं, जरा इसको समझिएगा। बहुत समय पहले एक विशाल नदी थी जो दो बड़े भूभागों को अलग करती थी। ठीक है, यह हो गई नदी, और यह हो गया उत्तर नगर यानी नॉर्थ सिटी, और ये हो गया दक्षिण ग्राम, यानी एक शहर है और एक ग्राम है, बीच में यह नदी है। बहुत समय पहले एक विशाल नदी थी, जरा समझिएगा, जो दो बड़े भूभागों को अलग करती थी, उत्तर नगर और दक्षिण ग्राम। उत्तर नगर स्वाभाविक रूप से अत्यधिक विकसित, नंबर 1, तकनीक और व्यापार में समृद्ध था, जबकि दक्षिण ग्राम संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और इनोवेशन में निपुण थे। ठीक है, अब उत्तर नगर और दक्षिण ग्राम के बीच कोई पुल या सेतु नहीं था, यानी ये नदी थी और इनके बीच में कोई ब्रिज या पुल या सेतु नहीं था, जिससे इन दोनों के अंदर, यानी इन दोनों के अंतर्गत व्यापार, ज्ञान और सहयोग सीमित था। यानी उत्तर नगर के बीच में, दक्षिण ग्राम के बीच में ट्रेड, नॉलेज एंड कोऑपरेशन सीमित था। उत्तर नगर के लोग दक्षिण ग्राम को कमतर समझते थे, और दक्षिण ग्राम के लोग उत्तर नगर पर आश्रित नहीं रहना चाहते थे। इस दूरी ने उनके विकास को बाधित कर रखा था। और ऐसे में भारत की भूमिका, यानी जो प्रश्न है ग्लोबल लीडर के मुखिया, ऐसे में अब भारत की भूमिका जरा देखिएगा। एक दिन दोनों नगरों के प्रमुखों ने एक मध्यस्थ की खोज शुरू की जो उन्हें जोड़ सके। तभी भारतपुर यानी इंडिया नामक एक नगर के बुद्धिमान शासक आर्यन ने पहल की। उन्होंने कहा, अगर हम एक सेतु यानी पुल, यानी भारत ने कहा कि अगर हम यहां पर एक सेतु या एक पुल बना सकें तो
दोनों समृद्ध हो सकते हैं। उत्तर की तकनीक और दक्षिण की मेहनत मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। इसको जरूर, आपको इस कहानी को तो एकदम आप यूज कर लीजिए, कितनी बढ़िया पंक्तियां। उत्तर की तकनीक और दक्षिण की मेहनत मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। अब इसी में भारत यानी आर्यन ने 3 स्तंभों पर सेतु का निर्माण किया। 3 स्तंभों पर यानी जिससे ये दोनों मिल जाएं। पहला मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान और शिक्षा का पिलर भारत ने तैयार किया। यानी भारत ने आईटीईसी, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई, जिसमें यूपीआई, आधार, कोविन यानी जो कोविड वैक्सीन के लिए हमने बनाया था, जैसी योजनाओं के माध्यम से दक्षिण ग्राम को तकनीकी सशक्तिकरण दिया। यानी दक्षिण को हमने ये सब दिया। अब आपको आपके समझ में आएगा कि सर ये आईटीईसी क्या है? क्या सबके दिमाग में आएगा आईटीईसी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आईटीसी थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ठीक है ना। आईटीईसी ये समझना आपके लिए जरूरी है। आईटीसी यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम है। ये ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के लिए भारत की रणनीति है। और 1964 में हमने यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके द्वारा हम ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करते हैं और उन्हें विकास सहायता यानी अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हम फंड मुहैया कराते हैं। यह विकासशील देशों मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण को तकनीकी, आर्थिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी स्किल की ट्रेनिंग हम देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस विषय को। आईटीईसी के तहत यूपीआई जो आप पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार और कोविन तथा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को विकासशील देशों के साथ हम साझा कर रहे हैं। जैसे भारत ने भूटान, नेपाल और यूएई में यूपीआई सेवाएं शुरू करने में मदद की, आपने देखा होगा। इसके अलावा हम इसी आईटीसी में ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन इन देशों को ग्लोबल साउथ के दे रहे हैं। आई होप आप समझ गए। कोविड-19 जब हुआ था तो इसी आईटीसी के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के यानी इस ग्लोबल साउथ के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हमने प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा हम भारत इन देशों के रक्षा अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग प्रदान करता है, याद रखिएगा। यानी बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, वियतनाम हुआ और अफ्रीका के सैन्य अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया। 160 से ज्यादा देशों तक आईटीईसी की पहुंच हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब आईटीसी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मैं इसके बारे में डिटेल कर रहा हूं? क्योंकि भारत की वैश्विक दक्षिण रणनीति का प्रमुख स्तंभ है आईटीईसी। और ये जो आईटीईसी है ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विपरीत बिना सामने वाले देश को ऋण जाल में फंसाए विकास सहायता प्रदान करती है। और यह भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति, अगर कभी कोई प्रश्न आए तो यह भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों। सॉफ्ट पावर यानी हम विकास के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना रहे। आईटीसी ग्लोबल साउथ के देशों में भारत की सकारात्मक छवि बनाता है, जिससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधारों में भारत को इनका अधिक समर्थन मिल सकता है। तो आई होप आप कहानी का यह वाला पार्ट समझ चुके होंगे कि यानी ज्ञान शिक्षा के माध्यम से भारत 3 स्तंभ बनाता है, 3 ब्रिज बनाता है। पहला ज्ञान और शिक्षा, दूसरा आर्थिक सहयोग यानी व्यापार, कौशल प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए एक सतत ऊर्जा साझेदारी बनाई। तीसरा राजनीतिक संतुलन यानी आर्यन ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, आर्यन ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, G20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता और बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से दोनों नगरों को बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। आई होप आप समझ गए होंगे अब तो। अब इसमें आता है चीन का एंगल, यानी विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव। तो हालांकि पुल बनाना आसान नहीं था, चीनगढ़ नामक यानी चाइना एक पड़ोसी नगर ने डेप्थ ट्रैप पॉलिसी से दक्षिण ग्राम को आकर्षित करने की कोशिश की।
लेकिन भारत ने स्वतंत्र और टिकाऊ विकास मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे दक्षिण ग्राम ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया और उत्तर नगर भी इसमें शामिल हुए। पुल बनने के बाद उत्तर नगर को दक्ष श्रमिक मिले, दक्षिण ग्राम को नए अवसर मिले और भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में मान्यता मिली। दोनों नगरों ने मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण किया, जहां कोई कमजोर नहीं था, बल्कि सबने मिलकर समानता, विकास और समावेशिता की ओर कदम बढ़ाए। इस प्रकार भारत सिर्फ एक सेतु नहीं बना, बल्कि सुनने और सुलझाने वाला नेतृत्वकर्ता भी बना। अब वह प्रश्न याद करिए, एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी परिकल्पना और क्या उसमें यह कहानी हूबहू आके चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी। अब तो आनंद आ गया होगा बेटा।